सोमवार का दिन सुबह के 7 बजने को है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बहुत सी खबरें आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता रहे हैं आगरा की खबर, जहां पर आगरा में बेकाबू कार ने 2 युवकों को रौंद डाला है। कार की टक्कर में एक युवक कई फीट उछलकर लोहे की रेलिंग से जाकर लगा और रेलिंग में फंस गया। पूरा मामला थाना न्यू आगरा इलाके का है, जहां पर 2 युवक पैदल चल रहे थे। तभी पीछे से बेकाबू कार आती है और कार ने दोनों युवकों को बुरी तरह से रौंद डाला। कार की टक्कर से एक युवक कई फीट उछलता हुआ लोहे की रेलिंग में जाकर फंस जाता है। लोहे की रेलिंग में फंसे होने के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से फंसे हुए युवक को निकाला रेलिंग से, अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरे घायल युवक को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। और जिस कार ड्राइवर ने टक्कर मारी वो कार छोड़कर मौके से फरार हो चुका है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, अपनी जांच शुरू कर दी है। फोन करो, एम्बुलेंस को फोन करो यार। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। कानपुर में पुलिस ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन को ट्रेस करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। युवक के पास से पुलिस को फर्जी पहचान पत्र, मोबाइल बरामद हुआ, जिससे उसने फोन किया था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको यहाँ जानकारी दें कि बाबूपुरवा इलाके का ये रहने वाला अरशद अली शनिवार को टोल फ्री नंबर पर फोन करके रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देता है, जिसे पकड़ लिया गया है। इसके बाद रोडवेज टोल फ्री नंबर पर फोन करके झकरकटी बस अड्डे और एक अस्पताल और एक स्वीट हाउस को भी बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। अब इसके बाद जीआरपी के साथ ही विभिन्न थानों की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सर्विलांस टीम को भी इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही लगी, कार्रवाई शुरू की गई और सर्विलांस पे इस पूरे मामले को लगाया गया, जिस पर आरोपित की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। अब इसके बाद बाबूपुरवा पुलिस ने झक्करकट्टी बस अड्डे के पास एक होटल से इसको गिरफ्तार किया है, जिस शख्स को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गिरफ्तार शख्स का नाम अरशद अली है और इसके पास से एक वोटर आईडी कार्ड बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपना नाम राहुल सिंह दर्ज कराया हुआ है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये एक अरशद अली नाम का व्यक्ति है, जिसने बार बार कॉल की। इसने कल भी कॉल की थी, जिसमें इसने ये कहा था कि ये शांति निकेतन है, उसको बम से उड़ा देगा रेलवे स्टेशन के लिए। आज भी इसने कॉल करके ये कहा कि ये आज बस स्टैंड को और रीजेंसी हॉस्पिटल को बम से उड़ा देगा। ये हॉक्स कॉल थी। इसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इससे एक आईडी जो बरामद हुई है वो राहुल सिंह ठाकुर के नाम से आईडी मिली है। बाकी हम डिटेल्ड इंटरोगेशन कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। कानपुर के बाद खबर झांसी से है, जहां पर एक बच्ची के किडनैपर को पकड़ लिया गया है और इसको पकड़ने के लिए राप्ती सागर एक्सप्रेस को ललितपुर से भोपाल कर नॉन स्टॉप दौड़ा दिया गया। किडनैपर बच्ची को लेकर इसी ट्रेन में चढ़ते हुए दिखा। किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें ये पूरी किडनैपिंग की वारदात कैद हुई है। इसके बाद जीआरपी ने भोपाल कंट्रोल रूम से संपर्क साधा, किडनैपर की सूचना दी, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी की मुस्तैदी के चलते इस बच्ची को बचा लिया गया, छुड़ा लिया गया किडनैपर्स के चंगुल से। ललितपुर जीआरपी की सतर्कता इसमें कही जाएगी कि यह अगवा 3 साल की बच्ची को भोपाल से बरामद किया गया। बड़ी सफलता पुलिस की इस तत्परता के लिए परिजन पुलिस का एहसान मानते हुए थम नहीं रहे हैं। हाँ सर, ये जो भोपाल में लड़की बरामद हुई है उसके बारे में क्या है और किसके सहयोग से, और उसमें क्या आप लोगों की तरफ से एफर्ट किया गया कैसे? आज ललितपुर, आज़ादपुर ललितपुर की रहने वाले उनकी बिटिया को, काव्या नाम की बिटिया थी जिसकी उम्र 3 साल थी, उसको ले करके एक आदमी अपहरित करके लेके जा रहा था, जो ललितपुर स्टेशन पर राप्ती सागर में चढ़ा था। उनके माँ बाप पीछे से पीछा करते हुए आए और उन्होंने देखा कि हमारी बिटिया को राप्ती सागर ट्रेन में लेके चढ़ रहा है। तुरंत जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी ललितपुर ने हमारे सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह राजावत को बताया। फिर हम लोग तुरंत मैसेज फ्लैश किए, झांसी कंट्रोल के माध्यम से भोपाल कंट्रोल को दिया गया। भोपाल कंट्रोल में
सभी स्टाफ को बताने के लिए बोला गया और वहाँ इंस्पेक्टर आरपीएफ को बताया गया, ऑन ड्यूटी स्टाफ को बताया गया। उसके बाद जब गाड़ी भोपाल पे पहुँची है करीब 7:45 बजे, तो वहाँ आरपीएफ द्वारा बच्ची को सकुशल और जो व्यक्ति लेके जा रहा था उसको बरामद किया गया। बुलंदशहर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने हमले का आरोप लगाया। चंद्रशेखर कहते हैं कि उनके काफिले पर कई राउंड गोलियां चलाई गई। चंद्रशेखर ने ट्वीट करके कहा कि बुलंदशहर के चुनाव में हमारे प्रत्याशी उतारने से विपक्षी पार्टियां घबरा गई हैं और आज की रैली ने नींद उड़ा दी है इनकी। इसी वजह से काफिले पर गोलियां चलाई गई हैं। इनकी हार की हताशा को ये दिखाती है हरकत और ये चाहते हैं कि माहौल खराब हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको दिखाते हैं अब जल्दी से चंद्रशेखर ने जो ट्वीट किया है, उनके ट्वीट के अंश आप देखेंगे। चंद्रशेखर ट्वीट करके कहते हैं कि बुलंदशहर के चुनाव में हमारे प्रत्याशी उतारने से विपक्षी पार्टियां घबरा गई हैं और आज की रैली ने इनकी नींद उड़ा दी है, जिसकी वजह से इस तरीके की ये हरकत की जा रही है। कायरतापूर्ण हरकत है ये। कायरतापूर्ण हरकत की वजह से ये इनकी हार की हताशा को दिखाती है। इनकी हार की हताशा को दिखाती है ये हरकत और ये चाहते हैं कि माहौल खराब हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। वहीं आपको बताएं कि AIMIM ने दावा किया है कि उनके प्रत्याशी पर हमला हुआ। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी पर हमले का आरोप है। आजाद पार्टी के प्रत्याशी हैं हाजी यामीन। हाजी यामीन के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे चंद्रशेखर रावण। तो वहीं आपको बताएं कि बुलंदशहर पुलिस ने फायरिंग की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। तो बुलंदशहर पुलिस साफ कर चुकी है कि कोई फायरिंग नहीं हुई है, रावण पर फायरिंग नहीं हुई। ये कतिपय समाचार चैनलों पर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले की बात और फायरिंग की बात चलाई जा रही है, जो किसी भी तरह से अभी तक पुष्टिकारक नहीं है। हाँ, ये है कि आज आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन और MIM के प्रत्याशी दिलशाद, ये दोनों लोग चुनाव प्रचार में रुकनसराय कोतवाली नगर बुलंदशहर में गए थे, जहां इनके कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में गाली गलौज की सूचना थी। जैसे ही सूचना मिली तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई। दोनों पक्ष वहां से हट गए थे। फिलहाल दोनों पक्षों से बात की जा रही है। अगर कोई तहरीर देते हैं तो तदनुसार अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ते आगे, खबर मुरादाबाद से है, जहां पर बीजेपी की नेता ने रिवॉल्वर से फायरिंग करके इसका वीडियो फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। विजयदशमी के पर्व की खुशी में उन्होंने ऐसा किया। अनुज सिंह हर्ष फायरिंग करते हुए सोशल मीडिया पर देखे गए। ये वीडियो आप देख रहे हैं और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के कपाट खुल गए हैं। श्रद्धालु लगातार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग से भी दर्शन होंगे। रिपोर्ट देखिए। नीला आसमान और मंदिर का दरबार। इस सुंदर सी नगरी में हर कोई आना चाहता है और भगवान के दरबार में माथा टेक कर खुद को भगवान के सामने समर्पित करना चाहता है। जिस दरबार में अब तक दर्शन के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उस दरबार के द्वार अब खुल गए हैं। अब भगवान और भक्तों के बीच कोई पर्दा नहीं होगा, क्योंकि भक्तों और भगवान के बीच की दूरी अब मिटा दी गई है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पहले की तरह आरती होगी, पूजा होगी और भक्त भगवान के दर्शन कर पाएंगे। ना कोई दूरी होगी, ना कोई मजबूरी होगी। बस पहले की तरह नजारा नहीं होगा, लेकिन मंदिर का नजारा खास होगा। भक्तों का आना जाना होगा, लेकिन प्रशासन का पूरा कंट्रोल होगा।
स्थानीय दर्शनार्थी हों और चाहे बाहर से आने वाले श्रद्धालु हों, सब लोगों को दर्शन यहाँ पे सुगमता पूर्वक उपलब्ध होगा। इसके लिए प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था की है। मंदिर में जो रौनक हुआ करती थी वो दिखाई नहीं दी, लेकिन प्रशासन की तैयारी पुख्ता दिखी। मंदिर प्रशासन ने 17 अक्टूबर को बांके बिहारी का दरबार खोल दिया था, लेकिन 2 दिन के बाद प्रशासन ने मंदिर को बंद कराने का फैसला ले लिया। इसका विरोध हुआ तो प्रशासन ने मंदिर को खोलने का फैसला फिर से लिया। चाहे वो स्थानीय हो चाहे से बाहर से हो, उनके सुगमता के साथ, सरलता के साथ और सुरक्षा के साथ उसके दर्शन हो सके और साथ ही साथ कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं, उनके जो नियम हैं, वो भी पालन हो सके, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था इस पूरे क्षेत्र की गई है। कोरोना संक्रमण के चलते मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन ने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम सुविधाओं को आधार बनाया गया ताकि कोविड की गाइडलाइंस का पालन किया जा सके और लोगों को सुरक्षित पूजा पाठ करने का एहसास दिलाया जा सके। हमने और डीएम साहब ने स्वयं लाइन में लगकर इस व्यवस्था को चेक किया है। बहुत सरलता से, बहुत आसानी से दर्शन हो पा रहे हैं। परंतु मैं सभी लोगों से, चाहे वो दर्शनार्थी हों, मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हों, सेवायत हों, प्रशासन, पुलिस या स्थानीय लोग हों, सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी अपना सहयोग इसमें दें, कहीं भी भीड़ भाड़ ना लगाएं और दर्शन करने के लिए जब मंदिर में आए तो कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें। लाइन में आए, लाइन में 2 तरफ से व्यवस्था की गई है। गेट नंबर 2 और 4 से प्रवेश, गेट नंबर 2 और 3 से प्रवेश का है और सामने के गेट नंबर 1 और 4 से निकासी की व्यवस्था है। यही कारण है कि जिस गेट से बांके बिहारी मंदिर में एंट्री होगी, उस गेट से बांके बिहारी मंदिर से निकलने की छूट नहीं होगी। प्रशासन ने इसका खासा इंतजाम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वेलकम बैक। खबर गर्मा गर्म आप देख रहे हैं। अब आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वैसे तो इस साल 3 बार बाराबंकी जिले का नाम लिया, लेकिन इस बार बाराबंकी के एक ग्रामीण महिला के प्रयासों की प्रशंसा करके पीएम ने ग्रामीण महिलाओं का मान बढ़ाया। साथ ही पूरे देश को सीख लेने और ये भी इशारा किया कि इनसे कुछ समझा जाए। रिपोर्ट देखिए। कल तक जिस सुमन वर्मा को कोई पहचानता नहीं था, आज उसे पूरा देश जान गया। जी हां, आज सुमन वर्मा की वजह से बाराबंकी का नाम पूरे देश में रोशन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात में बाराबंकी जिले का नाम गूंजा। पीएम मोदी ने बाराबंकी की निवासी सुमन वर्मा की जमकर तारीफ की। कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरी संस्थाएं खादी के मास्क बना रहे हैं। यूपी में बाराबंकी में एक महिला है सुमन देवी जी। सुमन जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास्क बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ती चली गई। अब वे सभी मिलकर हजारों खादी मास्क बना रही हैं। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की खूबी है कि उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है। सुमन त्रिवेदीगंज ब्लॉक के गांव हसनपुर की रहने वाली हैं और गांव की महिलाओं के साथ मिलकर सरस्वती स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। सुमन वर्मा के साथ गांव की कई महिलाओं ने इस कोरोना काल के संकट में गांव लौट रहे बुजुर्गों, बच्चों और मनरेगा के मजदूरों और बाहर से लौट रहे प्रवासियों के लिए निःशुल्क खादी का मास्क बनाया और उन्हें दिया। इस मुहिम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब सराहना की और इस तारीफ को सुमन वर्मा ने एक चमत्कार बताया। आज देश के प्रधानमंत्री ने आपके काम की तारीफ की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरा नाम इतना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी का मेरी तारीफ करेंगे। आपके साथ साथ गांव का नाम भी रोशन हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, पूछो नहीं। ये तो वही तो बता रहे हैं, ये कैसा चमत्कार हो, ये तो मैं कभी सपने में नहीं सोची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में अपना नाम सुनकर ग्रामीण महिलाएं फूले नहीं समा रही हैं। साथ ही इस काम को और उत्साह से करने के लिए बात कह रही हैं। इसके अलावा गांव वालों ने न्यूज़ 18 का धन्यवाद भी किया है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए अनिरुद्ध शुक्ला की रिपोर्ट।
आप जब सफर करते हैं तो क्या आप सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं? अगर हाँ, तो फिर ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब प्रशासन ने इसके लिए खासा इंतजाम किए हैं ताकि आपको सुरक्षित सफर कराया जा सके और सफर के दौरान लगने वाले डर को लोगों के दिलो दिमाग से निकाला जा सके। भारत के किसी भी स्टेशन में जब आप घुसते हैं तो आपको ऐसी ही आवाजें सुनाई देती हैं। इस स्वागत के बीच सुरक्षा को लेकर हर किसी के मन में सवाल होता है, एक डर होता है कि कैसे सफर करेंगे, और महिला, बच्चे और बेटी होने के नाते इस तरह की चिंता बनी रहती है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय रेलवे में अब आरपीएफ ने ऑपरेशन मेरी सहेली का आगाज किया है। आरपीएफ द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग और महिला सुरक्षा को देखते हुए एक माई सहेली प्रोजेक्ट है, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साउथ ईस्टर्न रेलवे से शुरू किया गया है, लेकिन इसको अभी पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा रहा है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अक्सर महिलाओं की रेलवे से शिकायत होती है, कभी किसी तरह की असुविधा के नाम पर, कभी किसी तरह की मदद न मिल पाने के नाम पर ऐसी तमाम शिकायतें होती थी। अब इन शिकायतों के साथ ही सुरक्षा का एहसास भी कराने की जिम्मेदारी आरपीएफ की महिला विंग ने उठाई है, जो महिलाओं